दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ, मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। 10th का सिलेबस डिस्कस कर देता हूं। सिलेबस क्या है? क्लास 10th के केमिस्ट्री में इसका जो विषय सूची है, विषय सूची, क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो विषय सूची है, अर्थात टोटल चैप्टर जो क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़नी है वो मात्र 5 अध्याय पढ़नी है आपको। सबसे पहला जो अध्याय होने वाली है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर इसे इंग्लिश में लिखे, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहला अध्याय है। दूसरा जो अध्याय है आपका, उसका नाम है अम्ल भस्म एवं लवण। इसे कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। सेकेंड अध्याय है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। थर्ड अध्याय होने वाला है आपका धातु और अधातु। धातु और अधातु तीसरा अध्याय होने वाला है, इसे कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा जो अध्याय होने वाली है देवी और सज्जनों आपका, उसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा और आखिरी अध्याय जो होने वाला है आपके केमिस्ट्री का, उसका नाम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मात्र 5 अध्याय आपको क्लास 10th में अध्ययन करनी है। पहला जिसका नाम है वो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा अध्याय बाबू है आपका अम्ल भस्म एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तीसरा है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। चौथा अध्याय है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट अध्याय है आपका। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहली अध्याय है, सबसे पहला अध्याय के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम परिभाषा समझाएंगे, बताएंगे और आपको दिखा देंगे कि इसका परिभाषा होता तो होता क्या है। चलिए, सबसे पहला टर्म लिखते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने ऊपर इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लिख दिया है और कोशिश कीजिएगा कि जितना भी शब्द हो सबका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जरूर लिखिए, जिससे बेहतर होगा। आपको धीरे धीरे शब्द पर पकड़ बनेगी और आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया। आप अगर नजर उठा करके देखिएगा तो हर जगह आपके आसपास प्रकृति में चारों तरफ कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते रहती है। अगर नजर उठा करके देखिए, हर जगह, एक जगह नहीं बाबू, हर जगह प्रकृति में कुछ न कुछ नया रिएक्शन हर वक्त हो रहा होता है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखिए H2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, ये Cl2 से रिएक्शन करता है, इसे कहते हैं क्लोरीन, और रिएक्शन करके बनाता है HCl, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखिए हाइड्रोजन गैस था, क्लोरीन गैस था, जब आपस में मिला तो एक नया गैस बनाया जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर यहीं पर देखें तो Mg, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम धातु, अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर संगमरमर को ले लीजिए, कहता है ना संगमरमर से तेरी मूरत, अगर संगमरमर को लेकर के और इसे आग में तपा दीजिए गर्म, इसे कहते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर डेल्टा सिंबल लगा हुआ है, उसका तात्पर्य होता है, उसका मतलब होता है आप रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, रिएक्शन आपको हीट नहीं दे रहा, आप रिएक्शन को हीट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ CO2। तो यहां देखिए कोई ना कोई पदार्थ किसी न किसी पदार्थ से मिल करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या हो जाएगा? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया हो। इसमें दो चीज, यहां पर बीच में आपको तीर चिन्ह दिख रहा है, इसे एरो या तीर चिन्ह या विल गिव कहते हैं, इसे एरो या तीर चिन्ह या विल गिव कहते हैं। देखिए अभी जो CaCO3 था ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने आया था, क्योंकि अभी ये क्रिया करने आया था, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिकारक। इसीलिए इसे बाबू कहा जाता है अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या अभिकर्मक या इंग्लिश में इसी को रिएक्टेंट या रिएजेंट कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट या रिएजेंट कहते हैं। और CO और CO2 अभी आया, इसको गर्म किया गया और नया पदार्थ बना लिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अभी चूंकि तुरंत फल दे दिया है और रिएक्शन करके तो इसीलिए इसे बोलते हैं प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी, उसके बाद अभिकारक क्लियर हो गया होगा, प्रतिफल क्लियर हो गया होगा। और यहां पर ये जो रिएक्शन हो रहा था इसके लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ी, हमें ताप देना पड़ा, और बिना ताप का ये रिएक्शन नहीं हो रहा था। तो इसे क्या कहेंगे? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ना करे, भाग ना ले, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक, या इसी को बोलते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कहते हैं वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे
कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया, हम इसको भाषा के भी रूप में लिख सकते थे कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस किससे अभिक्रिया किया? हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करके, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, और अगर इस प्रकार लिखा है, अगर इसी को शब्द के रूप में लिख दे तो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। इसका कारण बताते हैं हम क्यों इतना चीज लिख रहे हैं, और जब बनेगा उसे कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। एनसीईआरटी में इस प्रकार का सवाल है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, इससे बनता हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो आपका बाबू है हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस, ये जो समीकरण बना है, चूंकि यहां तो संकेत और सूत्र का प्रयोग नहीं किए हैं, केवल और केवल मैंने भाषा का प्रयोग कर दिया है, और चूंकि शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए इसे बोलते हैं शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन कही जाती है। बहुत बढ़िया देवी और सज्जनों, मैंने आपको बता दिया शब्द समीकरण क्या होता है। अभी मैंने बताया रासायनिक अभिक्रिया, और उसके बाद मैंने बताया अभिकारक या अभिकर्मक, उसके बाद मैंने बताया उत्प्रेरक, उसके बाद मैंने बताया प्रतिफल या उत्पाद। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, विशेषताएं। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या होती है, चलिए देवी और सज्जनों मिलवाते हैं क्या क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन अभिकारक होता है, कौन प्रतिफल होता है, क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस की उत्पत्ति होती है, प्रोडक्शन ऑफ गैसेस। कहोगे सर एग्जाम्पल हो सकता है? जी देवी और सज्जनों, आइए एग्जाम्पल दे। यह है हाइड्रोजन क्लोराइड, यह एक अम्ल है, और अम्ल में भी कैसा अम्ल? तो तीव्र संक्षारक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया हम जिंक धातु से करवा देते हैं, जिंक धातु से करवाएंगे तो बनेगा ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड, और उसके साथ साथ जो मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस। और अभिक्रिया में गैस को ऊपरी मुखी तीर या अपवर्ड एरो द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह है आपका गैस की उत्पत्ति। दूसरा जो रिएक्शन होगा बाबू, और सॉरी विशेषता जो होगा, वो होने वाला है अवक्षेप का निर्माण, प्रोडक्शन ऑफ प्रेसिपिटेट। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण क्या सर कुछ चीज बच जाता है, बन जाता है, नीचे जमा हो जाती है? हाँ देवी और सज्जनों, इसमें कुछ चीजों का निर्माण होता है और नीचे भी बैठ जाती है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। जैसे AgNO3 कहता है, Ag सुनिए ना, AgAU, Ag मतलब चांदी। जब भी Ag कहे तो समझ जाना कि चांदी आपको पुकारा जा रहा है। AU, AU कहा जा, समझ जाइए आप सोना हो गए हैं।
गोल्ड में कीमत चल गई है, इसलिए आपको AU कहा जा रहा है। AgNO3 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। जब हम सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाते हैं किससे, तो सोडियम क्लोराइड से, अर्थात नमक के विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाल दीजिएगा तो क्या होगा, कहते एजी सुनो ना, तो इसीलिए यहां से याद रखना AgCl, क्या याद रखना, AgCl। और एक और बात वो सुन लो, किसी से कहना मत, बस ये AgCl है ना, ये एकदम सफेद होता है, सफेदों का सान। अरे बहुत जाते हो तो दही सटासट खींच देते हो ना, तो ये दही जैसा अवक्षेप होता है। कैसा होता है, तो दही जैसा अवक्षेप होता है, और नीचे हम बैठता है, उसे निम्नमुखी तीर द्वारा दर्शाते हैं। और AgCl के बाद जो बनता है उसे कहते हैं NaNO3। क्या हुआ बाबू, सोडियम नाइट्रेट। और तीसरा जो आपका गुण होने वाला है या विशेषता होने वाला है किसका, तो रासायनिक अभिक्रिया का, वो है रंग परिवर्तन। कहोगे सर क्या रंग भी बदल जाता है, कलर चेंजिंग। कलर चेंज के बारे में, जैसे CuSO4 है, CuSO4 है, इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का टुकड़ा डाला जाता है तो ये होता है नीला, कॉपर सल्फेट होता है नीला। और जब आयरन का टुकड़ा डालते हैं इसमें, तो चूंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील होने के कारण, कहता न जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, चूंकि पावरफुल है आयरन, इसलिए कहता है निकलो निकलो, हम अब आएंगे, कुर्सी खाली करो, FeSO4 बनता है, Cu वीरान हो जाता है, ये अवक्षेप। और ये नीला से हो जाता है हरा, किसी से कहना मत, FeSO4 हरा होता है। तो तीसरा क्या हुआ, हरा, रंग परिवर्तन। चौथा जो होने वाला है, जो गुण होगा बाबू आपका, चलिए थोड़ा सा आपको मिटा देते हैं और तब बताते हैं कि चौथा गुण क्या होने वाला है। चौथा जो गुण होगा बाबू आपका, वो है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन होता है, जी हां, अगर आप H2 को O2 से रिएक्शन करवाइएगा तो बनता है H2O। वाह सर, जानते हो, एक और बात जान लो, इसके साथ साथ उष्मा भी निकलती है, इसके साथ साथ उष्मा भी निकलती है। ये किसी से, चूंकि आपको उष्मा दिया न लेकर के, तो दो यहां लगाइए, दो यहां लगाइए। रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस कैसे होता है ये भी प्रॉपर सेपरेट एक लेक्चर में हम आपको सिखा देंगे। ये 2H2 O2 से रिएक्शन करके H2O बनाया, साथ साथ उष्मा। यही देखो, अब ये जो CaCO3 था, ई बुर्बक जब तक एकरा में इसमें उष्मा नहीं देते हैं तब तक ना तो ये CaO बनाता है और ना ही CO2 देता है। अगर वही कार्बन है, कोनो लकड़ी को जलाते हो, एकदम गंध कुछ गैस निकलता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जब जलाते हो आपको ताप मिलता है, उसको कहते हैं ऊष्मा। अर्थात ताप परिवर्तन के आधार पर कुछ ऐसा विक्रिया हुआ जिससे हम उष्मा दिए, और कुछ ऐसा विक्रिया हुआ जो हमें उष्मा दिया।
अर्थात ताप परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया दो प्रकार का, फर्स्ट है एक हम उष्मा दिए, एक हमें उष्मा दिया, जिसे हम देंगे। एक उष्मा का शोषण किया, इसीलिए उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसीलिए उसे बोलते हैं उष्मा शोषी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा जो होगा बाबू आपका, उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया सर। तो एक है उष्माक्षेपी। सवाल उठता है कि सर उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे और उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसे संपन्न करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर देखिए उष्माक्षेपी का ये सब, जहां जहां हम दाहिना साइड उष्मा लिख रहे हैं, वो सब के सब उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। और जहां जहां हम तीर चिन्ह लगा रहे हैं, एरो के ऊपर तीर चिन्ह के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? त्रिभुज। जहां जहां हम तीर चिन्ह के ऊपर त्रिभुज का सिंबल लगा रहे हैं, उसे डेल्टा कहते हैं। अर्थात हम उष्मा लेकर के दे रहे हैं। अर्थात ताप परिवर्तन के आधार पर, ताप में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार का, एक उष्माशोषी, दूसरा उष्माक्षेपी। एक उष्माशोषी और दूसरा उष्माक्षेपी। अभी तक मैंने आपको केवल और केवल 4 प्रॉपर्टी बताई है, 4 विशेषता बताई है रासायनिक अभिक्रिया का। और 5वां विशेषता, चलिए उसे हम यहां लिख देते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन वो कैसे? क्या अवस्था भी बदल जाती है? चेंज इन स्टेट। जब आप मोमबत्ती को जलाते हो, क्या करते हो? जब आप मोमबत्ती को जलाते हो तो गौर कीजिएगा कि मोमबत्ती धीरे धीरे करके वो सबसे पहले द्रव बनता है और कुछ वाष्प बन के उड़ जाता है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन है। वहां पर मोम पिघल रहा है, और जब तक मोम पिघल रहा है यह भौतिक परिवर्तन है। और एक और बात, जब बत्ती जलने लगता है, ये धागा जलने लगती है। ध्यान समझिए, ये जो धागा जलने लगता है, तो ये जो धागा इसमें होता है, धागा जलना प्रारंभ कर देता है, तब वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती का जलना, अगर मोमबत्ती का जलना, अगर बत्ती बोले तो रासायनिक, और कहेगा मोम का पिघलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। 5 गुण हो गया। उसके बाद गंध में भी परिवर्तन होता है। गंध में भी छठा और आखिरी गुण जान लीजिए, वो है आपका गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। तो टोटल कितना परिवर्तन हुआ, कितना विशेषता हुआ? तो 6 विशेषता। सबसे पहला गैस की उत्पत्ति, गैस उत्पन्न हुआ। दूसरा अवक्षेप का निर्माण हुआ। तीसरा
जो इधर लिखे थे हम, रंग में परिवर्तन हुआ। चौथा, ताप में परिवर्तन हुआ। ताप परिवर्तन के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। और छठा, गंध में परिवर्तन हुआ। तो अभी तक मैंने केवल और केवल आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई है। अब जो चर्चा शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण पर शुरू करेंगे। अभी तक मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाई है, अब जो शुरू करेंगे रासायनिक समीकरण शुरू करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण पर डिस्कशन। अब जो टॉपिक होगा बाबू वो होने वाला है केमिकल इक्वेशन। मैंने एक लाइन लिखे थे कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करके क्लोरीन गैस से हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। अभी तक मैंने भाषा लिखा है। इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। मैंने जो भाषा लिखी है देवी और सज्जनों आपके सामने, और आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, वो शब्द समीकरण है। और ये जो शब्द समीकरण है, इसी को अगर हम हाइड्रोजन गैस को H2 लिखा जाता है, क्लोरीन गैस को Cl2 लिखा जाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl लिखा जाता है। अर्थात यहां पर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ था हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, और बन रहा था हाइड्रोजन क्लोराइड, बन रहा था हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ अर्थात अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों व सूत्रों की सहायता से, देखिए H2 हाइड्रोजन का संकेत है, Cl2 क्लोरीन का संकेत है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने की क्रिया को, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर यहीं पर देखिए तो एक तरीका ये था H2Cl2, क्योंकि HCl का भी सूत्र होता है HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है, यहां पर लिखा जा सकता है H2Cl2 से क्रिया करके HCl बनाती है, H2Cl2 से क्रिया करके HCl बनाती है। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से मैंने व्यक्त किया। यहां पर देखिए H2 है, यहां पर देखिए Cl2 है, यहां पर HCl, इधर भी देखिएगा H2 को,
और Cl2। तो दोनों साइड देखिए H और Cl की संख्या बराबर, बट यहां देखिएगा H2 है, Cl2 है, लेकिन यहां H1 Cl1। दोनों साइड यहां पर देखिए H2 Cl2, इधर से H1 Cl1, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहोगे आप कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। अब रासायनिक समीकरण का प्रकार समझाने का समय आ गया है। समीकरण का प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे हिंदी में लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहला बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस, असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। सवाल उठता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। सवाल ये उठता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे और असंतुलित। यहां पर देखिए, चलिए पहले संतुलित का परिभाषा देते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, समान होता है, उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यहां तक क्लियर। दूसरा जो है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर इस समीकरण को ऑब्जर्व कीजिएगा तो बायां साइड हाइड्रोजन 2, दाहिना साइड 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। मतलब हुआ क्या कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है जो लगभग हर साल पूछता है। इस साल नहीं पूछेगा तो अगला साल 100% क्वेश्चन आना तय है। कहोगे वो क्या सर? तो सवाल पूछता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? हम संतुलित क्यों करते हैं रासायनिक समीकरण को? तो क्लास 9th में एक चीज पढ़े होइएगा। क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 2 पलटिएगा, वहां पर एक चीज लिखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या है सर? इसी को कहते हैं पदार्थ की अनस्वरता का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास, इसे लेवोजियर ने दिया था, जान लीजिए, इसे लेवोजियर ने दिया था। लेवोजियर क्या कहते थे कि हम कोई भी प्रक्रिया द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप किसी पदार्थ को ना तो नाश कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते। क्या सच में? यही देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अभिक्रिया कराए हैं तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, और इस हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड में
हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। तो पूरी तरह से पूरे कंप्लीटली इसे डिस्ट्रॉय हुआ है या कंप्लीटली प्रिपरेशन हुआ है न्यूमेटर का? जी नहीं। मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना दी है। तो इसका यहां से क्या बात आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या निकल के आएगा? तो किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना तो किसी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, ना ही नाश किया जा सकता है, बल्कि उन्हें एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहले इतना बात तो लिख देना है, इतना बात लिखना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ना तो किसी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है, ना ही नाश किया जा सकता है, बल्कि उन्हें केवल एक रूपों से दूसरे रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। जब समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है और एक रिएक्शन लिख दीजिएगा। तो आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।